हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट पे एक अल्टीमेट लेक्चर होने वाला है, जिसमें आप बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट वर्क करती है, क्या-क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं, कैसे-कैसे आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉक क्या होता है, इंडेक्सेस आपने सुने होंगे, एनएससी, बीएसई, निफ्टी, सेंसेक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने वाले हो। और ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, एटलीस्ट 2 आवर का होगा, लेकिन इसलिए आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और पार्ट वाइज़ जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आप देख रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट फुल लेक्चर फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। तो आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं वो थोड़ा-सा जान लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, हाउ द इंडियन स्टॉक मार्केट वर्क्स, की टर्म्स एवरी बिगिनर मस्ट नो। कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे डिविडेंड क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉक क्या होता है, और बायबैक। ये सारी टर्म्स आपने सुने होंगे। इस सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। फिर है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कैसे आप स्टार्ट करते हो? क्योंकि आपने देखा होगा ना, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि लोग जब अपनी प्रॉफिट वगैरह की वीडियो डालते हैं, ट्रेड की वीडियो डालते हैं, तो वो पूछते हैं कि ये कौन-सा ऐप है? आप किस ऐप में यूज़ कर रहे हैं? ये क्या चीज़ है? कैसे डाउनलोड करें? क्या करें? तो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों चीज़ें कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। 5वां रहेगा हमारा बेसिक फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वो हम थोड़ा-सा जानेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। सिंपल स्ट्रैटेजीज़, जो बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजीज़ हैं, किस तरीके से वो शेयर को खरीद सकते हैं और कैसे वो प्रॉफ़िट भी कमा सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हम जानेंगे। फिर जानेंगे बिल्डिंग योर फर्स्ट पोर्टफोलियो। आपने सुना होगा ना कि राधा कृष्ण दमानी जी का पोर्टफोलियो, राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? उसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स कितने रखना चाहिए, कितने आइडल होते हैं और किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन के साथ हम पोर्टफोलियो को बनाते हैं अपने, वो चीज़ हम सीखेंगे। और फाइनल रोड मैप रहेगा कि किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रख सकें। तो ये सारी चीज़ें आज के इस अल्टीमेट लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर बने रहें और देखते रहें। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो भी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रेज़ेंटेशन है, बहुत बड़ी प्रेज़ेंटेशन है, जिसमें हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, क्योंकि बहुत ईज़ी लैंग्वेज में है और बिगिनर फ्रेंडली है, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। एकदम फ्री है और उसमें इस तरीके के आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं, तो उन सब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप अपने फ्री टाइम में, अगर ये पूरी वीडियो भी आप ना देखो, तो खाली वो पीडीएफ से भी अगर आप पढ़ लो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और आपको समझ में आ जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर जॉइन कर लें, ठीक है? उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि मैं कौन हूँ और किस अथॉरिटी से मैं ये आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो मेरा नाम है हारून रशीद और मैं हूँ एनआईएसएम सर्टिफाइड ट्रेडर इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। ये मेरा सर्टिफिकेट आप देख रहे होंगे। एनआईएसएम सेबी की एक ब्रांच है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो वो क्या कराते हैं कि जो भी लोग हैं, अगर वो इसमें इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट की लाइन में जाना चाहते हैं, या तो खुद जॉब के पर्पज़ से या पढ़ाने के पर्पज़ से या खुद ऐसे ही फॉर नॉलेज पर्पज़, तो वो ये सर्टिफ़िकेशन आप कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत ईज़ी तरीके से आप ये सर्टिफ़िकेशन कर सकते हैं। तो मैंने ये सर्टिफ़िकेशन किया है इक्विटी डेरिवेटिव्स में, जो कि हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का एक पार्ट होता है। वो हम कभी किसी और वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वो थोड़ी एडवांस लेवल की बात है। अभी हम आज का जो हमारा सेशन है, वो एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। और जो बंदा एकदम नया है स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल जिसको कुछ नहीं पता, तो वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और दूसरा, मैं 2017 से ट्रेडिंग में हूँ, एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ 2017 से। आज से 8 साल वो हो चुके हैं। तो ये मेरी कुछ
जर्नी रही है जिससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम जानेंगे सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है? तो सबसे अगर आसान भाषा में आप समझो तो स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल ओनरशिप ऑफ कंपनीज़। सबसे बेसिक डेफिनेशन स्टॉक मार्केट की अगर आपको कहीं भी पूरी दुनिया में मिलेगी, तो वो यही है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं क्या चीज़ को? ओनरशिप ऑफ कंपनीज़। आपने सुना होगा कि कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाटा ग्रुप को पकड़ लो, ठीक है? टाटा मोटर्स पकड़ लो फॉर सिंपल, सब जानते हैं टाटा मोटर्स को, उनकी कार आती है। तो टाटा मोटर क्या है? एक कंपनी है और स्टॉक मार्केट में वो कंपनियाँ ट्रेड होती हैं जो पब्लिक लिस्टेड होती हैं। टाटा मोटर्स, जिस भी कंपनी के आगे आप लिमिटेड लिखा हुआ देख लो ना, एलटीडी लिखा रहता है ना, लिमिटेड, तो उसका मतलब क्या है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उनकी जो ओनरशिप है, वो कोई भी पब्लिकली खरीद सकता है और उसको बेच भी सकता है। तो ये जो मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं, उसको कहते हैं हम सिंपल भाषा में स्टॉक मार्केट, ठीक है? और जो शेयर होता है, आपने सुना होगा ना, स्टॉक हो गया या शेयर हो गया, तो शेयर इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ कंपनी दैट एनीवन कैन बाय। क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी भी होती हैं, बहुत छोटी भी होती हैं। तो मान के चलो जैसे आज के डेट में रिलायंस ग्रुप है, तो वो 2 ट्रिलियन अ, रुपीज़ की कंपनी है, मतलब कि 2 लाख करोड़ की कंपनी है। तो जब इतना ज़्यादा अमाउंट किसी के पास नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उसको छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं शेयर या फिर स्टॉक। तो वो आप खरीद सकते हैं कंपनी का, और वही चीज़ हम खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में। जैसे कि रिलायंस का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे अगर आपको रिलायंस की ओनरशिप खरीदना है या उसका स्टॉक खरीदना है, तो आप 1 स्टॉक भी खरीद सकते हो, 100 स्टॉक भी खरीद सकते हो, 1 लाख स्टॉक भी खरीद सकते हो, जैसा आपके पास अमाउंट है, जैसा आपके पास पैसा है। तो उसी चीज़ को, जो स्मॉल पीस ऑफ कंपनी है, जिसको शेयर कहते हैं, वो आप स्टॉक मार्केट में पीपल आते हैं, खरीदते हैं और बेच के जाते हैं। सिंपल सी और सबसे ईज़ी यही लैंग्वेज है और यही डेफिनेशन है, ठीक है? और जब आप कोई शेयर को खरीदते हैं, तब आप उस कंपनी के एक टाइनी ओनर बन जाते हैं। टाइनी ओनर, भले ही आपके पास एक स्टॉक क्यों ना हो किसी कंपनी का, लेकिन तब भी आप ओनर कहलाएँगे उस कंपनी के। प्राउडली आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास एक शेयर है टाटा मोटर्स का, तो आप बोल सकते हैं कि मैं टाटा ओनर्स का मालिक हूँ, भले ही बहुत छोटा मालिक हूँ, 0.00001% का मालिक हूँ, लेकिन हूँ। ये आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब क्लेम तो नहीं कर सकते हैं, मतलब आप मान सकते हैं कि आप टाइनी ओनर बन जाते हैं, ठीक है? और कंपनीज़ सेल शेयर्स टू रेज़ मनी फॉर ग्रोथ, और कंपनी ये जो स्टॉक है इसको बेचती क्यों है? क्योंकि उनको अपनी ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, ठीक है? जैसे अभी आपने देखा होगा कि लेंसकार्ट एक कंपनी है जिसके चश्मे बनते हैं, उन्होंने अभी अपना आईपीओ निकाला था। आईपीओ क्या होता है वो भी हम जानेंगे आने वाली वीडियो में, लेकिन आप इतना जानिए कि वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। क्यों लिस्ट हुई है? क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है। एक समय ऐसा आता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास पैसे की कमी हो जाती है या कोई भी रीज़न की वजह से वो पैसा नहीं देते हैं कंपनी को। लेकिन कंपनी को ग्रोथ के लिए, अपने अ, नए-नए ब्रांचेस खोलने के लिए या नई-नई फैक्ट्रीज़ खोलने के लिए, नए-नए प्रोडक्ट निकालने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी पैसे को रेज़ करने के लिए वो पब्लिक के पास आती है, पब्लिक से पैसा लेती है डायरेक्टली। उसी को हम कहते हैं आईपीओ या फिर लिस्टेड कंपनीज़। और कंपनी खुद शेयर बेचती है। अब आपने ये सोचा होगा कि कंपनी की ओनरशिप है वो कहाँ से आएगी? तो सबसे पहले जब कंपनी मार्केट में आती है, जिसको हम आईपीओ कहते हैं, तो जब वो कंपनी मार्केट में आएगी, तो मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास 1 लाख शेयर उसने ऑफ़र किए। अब इस 1 लाख शेयर को वो बेचेगी और उस बेचने के बाद जो लोग खरीदेंगे, तो वो पैसा कंपनी के पास जाएगा। तो जिस पैसे से वो अपना बिज़नेस करेगी, अपना एक्सपेंशन करेगी, जो भी उसे करना होगी, वो करेगी उस पैसे से, ठीक है? और आपके पास उस कंपनी की छोटी-सी ओनरशिप आ जाएगी। और इफ कंपनी ग्रोज़, द वैल्यू ऑफ योर शेयर आल्सो ग्रोज़। अब जो कंपनी है जिसने पैसा ये 1 लाख शेयर बेचे और उसने कोई बिज़नेस किया, 1 1 डेढ़ साल बाद उस कंपनी की ग्रोथ हो गई।
तो जब कंपनी के पैसे लगाने से ग्रोथ हुई है आगे जाके, तो जब कंपनी ग्रो होगी तो जो वैल्यू ऑफ शेयर है ना वो भी बढ़ेगी। जैसे मान के चलो जब वो कंपनी लिस्ट हुई थी तब उसने ₹100 पर शेयर रखा था और आपने उसके 10 शेयर खरीद लिए थे, तो टोटल मान के चलो आपने 1000 शेयर आपके पास 1000 शेयर आपके पास सॉरी ₹1000 के शेयर हैं और 1 शेयर की प्राइस है ₹100, ठीक है? तो 1.5 साल बाद या 2 साल बाद कंपनी ने अपना रिजल्ट निकाला जिसमें उसने बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई, अच्छे से ग्रोथ दिखाई और एक्स्पोनेंशियली उसके प्रॉफिट बढ़ गए, उसकी सेल्स बढ़ गई। तो क्या होगा कि इस शेयर की प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। मान के चलो वो शेयर की प्राइस ₹150 हो गई, तो अब आपके पास 10 शेयर थे, तो 150 के हिसाब से इंटू 10 आप करेंगे, तो आपका उन शेयर की वैल्यू ₹1500 हो जाएगी, ताकि 1000 माइनस आप 1500 करोगे तो ₹500 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने सुना होगा ना लोगों ने कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है, इस कंपनी में उतना हुआ, तो वो इस तरीके से होता है। नंबर ऑफ शेयर्स वो खरीदते हैं, उसको होल्ड करते हैं। अब भले ही वो 1 दिन के लिए होल्ड करें, 1 साल के लिए होल्ड करें, 10 साल के लिए होल्ड करें, जैसे ही कंपनी की कोई वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी कुछ अच्छा रिजल्ट वगैरह निकालेगी या कोई नई अच्छी न्यूज़ आएगी कंपनी की कि उसने नया ये कोई बिज़नेस में कोई अवार्ड जीता या फिर कोई नई सेल्स उसकी बढ़ गई। इस तरीके की तरह-तरह की डेली न्यूज़ आती रहती है कंपनी की, कभी घाटा होता है, कभी प्रॉफिट होता है। तो उसका इफ़ेक्ट हमको शेयर के प्राइस में देखने को मिलता है और उसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ता है और घटता है। आई होप आपको इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है? अब आप देखोगे कि कम शेयर मार्केट इज़ नॉट गैम्बल व्हेन यू इन्वेस्ट विद नॉलेज। लोगों को आपने कहता सुना होगा कि शेयर मार्केट तो सट्टा बाज़ार है, यहाँ पे जुआ खेलते हैं लोग। लेकिन एक्चुअली में शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, अगर आप सही तरीके से जानते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है और आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए। सही तरीके से और सही नॉलेज आपके पास होगी, तो आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, जल्दबाज़ी इसमें नहीं होती है। आपको लोग बताएँगे कि कम समय में कैसे शेयर मार्केट से अमीर बना जाए। बनते हैं लोग, नो डाउट बनते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो वो चीज़ अगर आप करोगे तो उसमें लॉस के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। इसीलिए सट्टेबाज़ी में नहीं जाना है, नॉलेज के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करना है, उसको होल्ड करना है और पैसा कमाना है। तो लास्ट में हम जानेंगे एनीवन कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस। पेशेंस जो शब्द है, इस पे आप गौर करिए। एनीवन कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद 2 चीज़ की ज़रूरत है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे ये काम करता है, कैसे स्टॉक को बाय किया जाता है और सही स्टॉक को कैसे बाय किया जाता है, ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंस होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं, रातों-रात अमीर बनने का कोई यहाँ पे गेम नहीं है स्टॉक मार्केट में, कोई सट्टेबाजी नहीं है कि आज आपने ₹1000 लगाए तो कल आपके 10,000 हो जाएँगे या 20,000 हो जाएँगे। 1000 के 1 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दबाजी का गेम यहाँ बिल्कुल नहीं है। दूसरा हम जानेंगे कि हाउ स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट वर्क्स, काम कैसे करती है स्टॉक मार्केट। द स्टॉक मार्केट वर्क्स लाइक एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड शेयर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक मार्केट प्लेस की तरह है, यहाँ पे बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं और उनके बीच में आपस में वो शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1000 शेयर हैं फॉर एग्जांपल टाटा मोटर के। मैं खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास खुद नहीं है टाटा मोटर के 1000 शेयर। 1000 शेयर है मेरे पास टाटा मोटर के, ये मैं हूँ और ये कोई एक बंदा और है। ये चाहता है कि इसको 500 शेयर खरीदने हैं टाटा मोटर के। इसने आज मन बना लिया, इसको शायद कोई न्यूज़ आई होगी या इसने एनालिसिस करी होगी, कुछ भी इसने किया है और उसने निकाला है कि मुझे टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है और मुझे 500 शेयर खरीदना है। और मैं हूँ, मैं पता चला बहुत 4-5 साल से आराम से होल्ड करे बैठा था टाटा मोटर के शेयर को।
लेकिन अब मुझे लगा कि अब मुझे इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी या कुछ भी था, कोई एनी भी रीज़न, कोई भी रीज़न है और मुझे 1000 शेयर बेचना है। तो क्या होगा कि हम दोनों को स्टॉक मार्केट मिलाएगी। फिज़िकली हमको नहीं जाना है किसी से मिलने, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, एक ऑनलाइन इस तरीके की एक ये वेबसाइट है, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, अपना डीमैट अकाउंट। वहाँ पे हमको बायर और सेलर के प्राइसेज़ जो हैं वो दिखते रहते हैं। तो मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा मोटर का शेयर ₹1000 चल रहा है और मेरे को 1000 शेयर बेचना है और ये जो भाई साहब आया है इसको 500 शेयर खरीदना है, लेकिन इसको खरीदना है ₹990 में। तो हम दोनों क्या करेंगे, हम अपना ऑर्डर डाल देंगे उसमें। जो हमारा वेबसाइट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, जो डीमैट अकाउंट है हमारा, उसमें मैं 1000 शेयर बेचने का ऑर्डर डाल दूँगा ₹1000 के हिसाब से, ये ₹990 के हिसाब से खरीदने का ऑर्डर डाल देगा। अब जैसे ही ₹990 शेयर प्राइस आएगा और कोई और बंदा होगा, वो 990 बेच रहा होगा, तो इसका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। और मैं 1000 में बेच रहा हूँ और कोई 1000 में खरीदने वाला आएगा, तो हमारा ऑर्डर एक-दूसरे से मिल जाएगा और एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो इतनी सिंपल सी ये बात है। तो शेयर प्राइस मूव बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जो शेयर के प्राइस हैं, अब आपने सोचा होगा कि शेयर के प्राइस बढ़ते-घटते कैसे हैं? तो उनके पीछे का जो रीज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का कांसेप्ट। मोर बायर्स प्राइस गो अप, मोर सेलर्स प्राइस गो डाउन। ज़्यादा बायर्स रहेंगे देन सेलर्स, तो प्राइस ऊपर जाएगा और सेलर्स ज़्यादा रहेंगे एज़ कंपेयर टू बायर्स, तो प्राइस नीचे जाएगा। सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई का कांसेप्ट है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से और समझ लो। जैसे अ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, उसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, अंडे तो सब खाते होंगे, एग्स। जो अंडा होता है, अगर आप उसको समर में देखो, तो समर में क्या होता है कि अंडा क्या है ना, बहुत गर्मी करता है बॉडी में। तो समर वैसे ही इतना गर्म पड़ता है इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्मियों में क्या होता है कि अंडे की जो सेल होती है ना, वो कम हो जाती है। अंडे कोई खाना पसंद नहीं करता है गर्मी में, क्योंकि उनको एक्ने वगैरह हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो अंडे क्या लोग कम खाते हैं, तो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो प्राइस है, मान के चलो ₹180 की ट्रे चल रही थी, तो ये ₹150 तक पहुँच जाएगी। एक ट्रे में 12 अंडे होते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, जैसे-जैसे समर से हम विंटर की तरफ आएँगे, जैसे अभी आप देख रहे होगे, दिसंबर का महीना चल रहा है, विंटर आ गया। अब विंटर में क्या है कि लोग वैसे ही इतना ज़्यादा बाहर ठंडा हो रहा है, तो लोगों को अंदर गर्माहट चाहिए, तो अंडे की डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा अंडा खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा अंडा खाना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखोगे कि अंडे के प्राइस बढ़ जाते हैं। ₹250 चल रही है इस समय 12 अंडे, ₹100 का पूरा-पूरा फ़र्क है। तो यही जो कंसेप्ट है, ये शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है। कोई कंपनी है, उसके शेयर की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्या पता उसकी कोई एनुअल मीटिंग हुई हो या कोई न्यूज़ आई हो कि वो बहुत बड़े लैंड को कैप्चर कर रही है, वहाँ फैक्ट्री बनाने वाली है और उस फैक्ट्री से आने वाले 5 साल में इतने-इतने प्रॉफ़िट हो सकता है। तो वो कंपनी के जो शेयर प्राइस है ना, जो बायर्स हैं, वो उसको खरीदने के लिए दौड़ेंगे कि जल्दी अभी ले लो, क्योंकि अभी सस्ता मिल रहा है। फिर आज से 1 या 2 साल बाद वो कंपनी का प्राइस बढ़ जाएगा। इसीलिए बायर्स बढ़ जाते हैं बहुत सारे। तो प्राइस क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से अगर कोई कंपनी है, उसका बहुत बेकार रिज़ल्ट आया, वो घाटे में जा रही है, तो लोग उससे निकलना स्टार्ट कर देंगे कि भाई साहब कम से कम घाटा हो, निकल जाओ, ठीक है? जैसे आपने अडानी का केस सुना होगा, अडानी के शेयर कितने भयंकर गिरे हैं पिछले 2-3 सालों में और अभी तक वो उठ नहीं पाए हैं। क्योंकि लोगों ने क्या किया कि उसको बेचना स्टार्ट कर दिया और उसकी कीमत नीचे आ गई और अभी लोगों में उसमें कोई पोटेंशियल दिख नहीं रहा है। जब उसमें कोई और पोटेंशियल दिखेगा तो उसका प्राइस फिर बढ़ता हुआ हमको दिखाई देगा। तो सिंपल एकदम कांसेप्ट है, कैसे शेयर बढ़ता है, घटता है, सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, उस पे डिपेंड करती है।
कंपनी अगर अच्छा बिजनेस कर रही होगी तो उसके प्राइस हमेशा बढ़ते रहेंगे। कुछ कंपनीज ऐसी है कि लगातार बढ़ती रहती हैं, जैसे रिलायंस एग्जाम्पल, ठीक है। टाटा की बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। फिर आईटीसी एक कंपनी है जो हमारी सिगरेट और बहुत सारी एफएमसीजी प्रोडक्ट निकालती है। उसका प्राइस देखो कांस्टेंट चला आ रहा है, बढ़ रहा है, धीरे-धीरे ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन वो घट ही नहीं रहा है क्योंकि उसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। वो इतना प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रही है जितनी उसकी डिमांड है, फुलफ़िल भी नहीं कर पा रही है और आने वाले बहुत सालों तक वो बढ़ता रहेगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, खाली सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद कंपनी फर्स्ट ऑफर शेयर टू पब्लिक थ्रू आईपीओ, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो शेयर बिकते हैं वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में बिकते हैं, जिसको हम आईपीओ कहते हैं। लेंसकार्ट के एग्जांपल से आपको समझाया था, ठीक है। ट्रेड हैपन ऑन एक्सचेंजेस लाइक एनएससी एंड बीएससी यूजिंग डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है उसका यूज करके ट्रेड्स हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अपना खुद का डीमैट एग्जाम अकाउंट का एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा जब आगे वाले सेक्शन में हम जानेंगे। फिर है मार्केट मूवमेंट रिफ्लेक्ट ओवरऑल इन्वेस्टर्स इमोशन, फियर, ग्रीड, कॉन्फिडेंस एंड डाउट। जो मार्केट में जो मूवमेंट आती है ना, एक शेयर है जो मान के चलो 100 रुपए में आज ओपन हुआ, 9:15 पे सुबह सुबह मार्केट खुलती है। अब 100 रुपए का शेयर ओपन हुआ, फिर वो 100 से बढ़ के 105 तक गया, फिर थोड़ा वहां रुका, फिर 103 तक आया, फिर उसके बाद फिर वो 98 तक गया, फिर खत्म होते होते वो 107 तक चला गया और 100 पे ओपन हुआ था, 107 पे हो गया क्लोज, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है मार्केट की कि 100 से 105 गया, फिर 105 से 103 गया, फिर 98 तक गया, फिर 98 से अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 107 तक चला गया। तो ये जो मूवमेंट है ये क्यों आती है? ये आती है मार्केट सेंटीमेंट की वजह से। और मार्केट सेंटीमेंट क्या-क्या होते हैं? मार्केट सेंटीमेंट हमारे जैसे इमोशंस, फियर, ग्रीड, कॉन्फिडेंस, डाउट, कि लोगों को फियर होने लगता है। जब एकदम से धड़म-धड़म शेयर गिरते हैं ना तो लोगों को लगता है कि अब तो ये गिर ही रहे हैं, बेचो, क्या पता क्या हो गया। फिर जब बढ़ते हैं तो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं कि खरीदो। मतलब कि जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स के बीच में जो इमोशन होता है ना, बाकी सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। इतनी सी आप बात समझो, ठीक है? और एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट फ्रॉम होम यूजिंग अ मोबाइल ऐप। खाली एक मोबाइल ऐप का यूज करके आप अपने घर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। की पार्ट्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट अब हम जानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस, जो कि हमारे इंडिया में दो हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। टू मेन मार्केट्स इन इंडिया। सेबी होती है हमारी एक अथॉरिटी जो इन स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, नियम बनाती है, किस तरीके से कंपनी के शेयर बिकेंगे, किस तरीके से ट्रेडिंग होगी और धांधलेबाजी को रोकती है। प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं। हर्षद मेहता स्कैम का सुना होगा आपने, ठीक है। केतन पारे के स्कैम है। ऐसे बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो जो सेबी है ना, वो इन घोटालों को रोकने में मदद करती है। और कंपनीज, कभी-कभी कोई कंपनीज होती हैं वो फेक प्रॉफिट दिखाती हैं कि हमारा इतना लाख करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जबकि हुआ नहीं होता है वो प्रॉफिट। तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट करना, सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को बचा के रखना, लोगों का स्टॉक मार्केट में विश्वास बना रहे, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करती है हमारी सेबी, ठीक है? सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेंसेक्स एंड निफ्टी, आपने जरूर इनके बारे में सुना होगा। ये हमारे इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स, ठीक है। और ये हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाते हैं टॉप इंडियन कंपनीज के। जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उसके हिसाब से ये हमारे इंडेक्स बने हुए हैं। और दो मेन इंडेक्स हैं हमारे, सेंसेक्स है और निफ्टी है। और बाकी जो इंडेक्स हैं वो बहुत सारे, इंडेक्स तो बहुत सारे हैं और हर साल कोई ना कोई इंडेक्स नया आता रहता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स हैं वो दो ही हैं, सेंसेक्स है और निफ्टी है। और इन्हीं के बेसिस पे बाकी भी बहुत सारे इंडेक्स, सब इंडेक्स बनते जाते हैं। जैसे-जैसे आप स्टॉक मार्केट में डिटेल और एक्सपीरियंस्ड होते जाएँगे, तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत ईज़िली समझते जाएँगे।
ठीक है। अब कंपनीज गेट लिस्टेड ऑन दिस एक्सचेंज सो दैट पीपल कैन बाय एंड सेल दैट शेयर्स। तो जब कंपनीज इन एक्सचेंजेस पे जब लिस्ट होती है तभी पीपल उनमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रोकर्स लाइक ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन एक्ट एज अ मिडलमैन फॉर योर ट्रेड। आपने बहुत सारे ब्रोकर्स की ऐड देखी होगी, जैसे ग्रो की बहुत ऐड आती है, एंजल वन की बहुत एड्स आती है, यूट्यूब पे भी आती है और टीवी पे भी आती है। तो ये सारे क्या हैं, ये ब्रोकर्स हैं। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ये हमारे मिडलमैन की तरह काम करते हैं। एक जो मिडलमैन होता है ना, जब आप कोई काम करने जाओ, जैसे कोई बिजनेस अगर आप करो, तो मिडलमैन्स होते हैं जो एक पार्टी को दूसरे पार्टी से मिलाते हैं। उसी तरीके से जो ब्रोकर है वो आपके मिडलमैन है। अगर आप शेयर को बेचना है और किसी को शेयर खरीदना है तो उन दोनों को मिलाते हैं, उनके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराते हैं। उनके ऑर्डर्स को मतलब एग्जीक्यूट तो वो नहीं कराते हैं, एक्सचेंज में भेजते हैं और एक्सचेंज में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप सिंपल ये समझो कि जो ब्रोकर है वो एक मिडलमैन है आपका, और हर ट्रेड आपकी इलेक्ट्रॉनिकली विद इन सेकेंड्स हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। और एक फैक्ट की बात और है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है हमारी, वो फास्टेस्ट एक्सचेंज मानी जाती है पूरी दुनिया में। विद इन 0.04 सेकंड, पता नहीं कितने सेकंड का टाइम है जिसमें एक ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। अब हमारा वही पार्ट आ गया है कि व्हाई डू शेयर प्राइस चेंजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिमांड एंड सप्लाई वाला वो अंडे वाला कंसेप्ट होता है, तब वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो गुड न्यूज़ अबाउट अ कंपनी इंक्रीज डिमांड एंड पुशेस द प्राइस। जब भी कोई कंपनी में गुड न्यूज़ आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि उसका प्लांट लगने वाला है और उधर पे एक नया प्लांट लगेगा, फिर उससे बिजनेस बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, तो उसका एक लोग एस्टिमेट लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि इसका ऐसे ऐसा ग्रोथ हो सकती है। तो वो क्या है, गुड न्यूज़ है। वहीं बैड न्यूज़ रिड्यूस डिमांड एंड लीड्स टू प्राइस ड्रॉप। और मार्केट सेंटिमेंट्स वही अफेक्ट द प्राइस। और इसमें एक चीज़ मैंने और नहीं बताई थी, वो है हमारे बिग इन्वेस्टर्स, जिसको हम एफआईस और डीआईस कहते हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग एंड क्रिएट लार्ज प्राइस स्विंग। जैसे एफआईस डीआईस का एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए और एलआईसी हो गए, जिनके पास बहुत सारा पब्लिक का पैसा आ रहा है और उस पैसे को वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में। और जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो छोटे-मोटे चीज़ें नहीं खरीदते हैं कि 1000 2000 रुपए की, 5000 की चीज़ें नहीं खरीदते हैं। ये 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार करोड़ के एक-एक सौदे डालते हैं अपने स्टॉक मार्केट में किसी एक शेयर को खरीदने के लिए। तो जब ये बड़े इन्वेस्टर जब बाय और सेल करते हैं, तो इससे भी बहुत बड़े प्राइस में हमको अंतर दिखाई देते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द जो प्राइस मूवमेंट है वो इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आपके और हमारे जैसे, उनका बहुत कम बजट है और एक तरीके से वो बहुत छोटा पार्ट है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो आप जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, तो ये मोस्टली इन इन्वेस्टर्स की वजह से होती है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वजह से। आप जानते हैं कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है बिफोर इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में कूदने से पहले क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है? तो वो ये है कि यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। 5,000 रुपए भी अगर आपके पास हैं तो वो इनफ है। वो कैसे हैं वो हम आगे जानेंगे जब हम हाउ टू बाय शेयर में जाएँगे। दूसरा, इन्वेस्टिंग इज़ सेफर व्हेन यू चूज़ स्ट्रॉन्ग वेल नोन कंपनीज़। इन्वेस्टिंग जब सेफ मानी जाती है जब आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, कोई मजबूत खाती-पीती कंपनी नहीं, मतलब कि उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत बड़े एरिया में वो बिज़नेस कर रहे हों। जैसे कुछ-कुछ कंपनीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसी-ऐसी ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में डिटर्जेंट, साबुन, तेल, अपने एफएमसीजी में जैसे बिस्किट्स, नमकीन, ये सारी चीज़ें बिल्ड कर रही है और बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत पुराने-पुराने ब्रांड्स हैं। तो जब आप इन जैसी कंपनियों में पैसा लगाएँगे तो आप सेफ़र साइड में रहेंगे, ना कि आप कोई ऐसी कंपनी में लगाएँ जिसका आपने नाम भी ना सुना हो। सीधा सिंपल पॉइंट ये है कि आपको ऐसी कंपनियाँ चूज़ करने हैं जो नामी-गिरामी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, सालों से बिज़नेस कर रही हैं। कोई नई कंपनीज़ नहीं है जो कल उठ के आई और
आज बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्या पता वो इतने लॉन्ग समय तक बिज़नेस सस्टेन कर पाएँगे भी कि नहीं, और इतने बड़े जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे लड़ पाएँगे कि नहीं। क्योंकि जो वेल नोन कंपनीज़ हैं वो अपने कॉम्पिटिशन को ख़त्म करती हैं। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके सामने जब कोई एक ऐसा ब्रांड आता है ना, कि जो उसको कॉम्पिटिशन देता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि इसको मैं खरीद ही लूँ, अपने में ही मिला लूँ। आपने देख सुना होगा शब्द एक्विजिशन कहते हैं जिसको, मतलब एक्वायर करना, जिसमें 2-3 लोग हमारे बहुत माहिर हैं। जैसे अडानी हो गए, हमारे अंबानी हो गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और दूसरे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी टाइप की कंपनीज़ हो गई, डी-मार्ट हो गई। ये क्या करती हैं कि ये जो कॉम्पिटिटर हैं इनको एक्वायर करती हैं, क्योंकि ताकि ये किंग बनी रहें अपने बिज़नेस के, अपने टॉप पे रहें। तीसरा है नेवर इन्वेस्ट बेस्ड ऑन टिप्स, रूमर्स एंड अदर पीपल एडवाइस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कभी कोई आपका फ्रेंड या कोई आपने न्यूज़ देख ली हो, या अदर लोग बातें कर रहे हो किसी स्टॉक के बारे में, तो उस पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, खुद की रिसर्च करना है। किसी दूसरे के कहने पे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें फिर दोनों चांसेस हैं, या तो वो स्टॉक चलेगा या फिर आपके पैसे डूबेंगे। तो सेफ़र साइड में आपको रहना है, खुद अपना इन्वेस्ट करना है, खुद रिसर्च करना है, और वो तरीके सीखने हैं खुद, ताकि आप सही तरीके से अपने सेल्फ बेसिस पे आप रिसर्च कर पाएँ और इन्वेस्ट कर पाएँ। या फिर एक तरीका और है, आप सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र्स हैं, उनकी एडवाइस को फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनको सेबी रेगुलेट कर रहा है। तो वो आपको ऐसी एडवाइस नहीं देंगे जो बेकार होगी, या फिर जिससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। चौथा है हमारा, ऑलवेज़ कीप अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट, बेटर फॉर स्टेबल एंड बेटर रिटर्न्स। हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करना है। आपने सुना होगा कि लोग आजकल शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे इंट्राडे का आपने नाम सुना होगा, कि लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सुबह शेयर खरीदा और शाम तक वो शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले बेच दिया, और जो भी प्रॉफिट आया छोटा-मोटा उसको कमा लिया। लोगों को लगता है कि इस तरीके से वो बहुत बड़ी वेल्थ बना पाएँगे, लेकिन ये सब झूठ है। हमेशा एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना है, तभी इस फील्ड में आपको आना है। स्टॉक मार्केट, पहले भी मैंने आपको बताया कि पेशेंस की गेम है, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। और बेसिक टर्म आपको सीखना चाहिए, जैसे मार्केट कैप क्या होती है, पीई रेशियो क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको, कोई भी स्टॉक जब आप खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, और जब सारी चीज़ें आपको आइडियल मिले, सैटिस्फैक्टरी मिले, तब जाके उस कंपनी में आपको स्टॉक करना है, इन्वेस्ट करना है। तो लर्न बेसिक टर्म्स, ये सारे जो टर्म्स हैं ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, अभी इसके बाद ही देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो वीडियो में आप बने रहें और लाइक कर दें। तो अब जानते हैं कि व्हाट इज़ अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट इज़ अ डिजिटल लॉकर वेयर योर शेयर्स आर स्टोर्ड सेफली। जो आपके शेयर हैं, वहाँ पे सेफली स्टोर रहते हैं। एक तरीके से ये समझ लो, इट वर्क्स लाइक अ बैंक अकाउंट। जैसा आपका बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप पैसा जमा कराते हैं और निकाल लेते हैं, उसी तरीके से इंस्टेड ऑफ मनी ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं उसको होल्ड करके रखता है। डीमैट अकाउंट में आप खाली शेयर ही नहीं खरीदते हैं, इसमें आप म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं, इसमें आप गोल्ड वगैरह भी खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड्स, ईटीएफ्स, और बहुत सारी चीज़ें उसमें आप कर सकते हैं। इंडिया में यू नीड अ डीमैट अकाउंट टू बाय एंड सेल द स्टॉक। इंडिया में आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। बाहर का पता नहीं कि वो कैसे खरीदते हैं, लेकिन इंडिया में अगर आपको इन्वेस्ट करना है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आपको एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑल ब्रोकर्स लाइक ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन प्रोवाइड डीमैट अकाउंट सर्विसेज। जितने भी टॉप ब्रोकर्स हैं, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया, एंजल वन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत ईज़ी और ऑनलाइन तरीका है इसको ओपन कराने का। 2 से 5 मिनट के अंदर आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ईज़ी और सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको अपना डीमैट अकाउंट जो है उसका आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है वो। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा डीमैट अकाउंट है, ठीक है?
इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको शेयर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, और यहाँ पे आप कोई सी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए इक्विटीज़ खरीद सकते हैं। इक्विटीज़ मतलब हमारी जो शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, और ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटीज़ इसमें आप खरीद सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ज़िंक, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। और अब तो इन्होंने नया इस एक फीचर निकाला है रेंट स्टॉक्स का। अब ये पता नहीं बाकी सारे ब्रोकर्स में है कि नहीं है, लेकिन ये इसमें दिखा रहा है। ठीक है? तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और मेन चीज़ क्या है कि डीमैट अकाउंट में आपको चार्ट्स की वगैरह की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। कोई भी कंपनी का आप चार्ट बहुत ईज़िली देख सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स को रीड कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको एक कंपनी है गोदरेज एग्रोवर्ट करके, ये इसका 1 आवर का चार्ट है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें एक डीमैट अकाउंट में कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमको देखना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप क्या है उस कंपनी का। तो मार्केट कैप शोज द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी इन अ स्टॉक मार्केट एंड हेल्प जज इट्स साइज एंड स्टेबिलिटी। जो मार्केट कैप है वो कंपनी की टोटल वैल्यू है, मतलब कंपनी की इस प्रेजेंट में क्या वैल्यू है आज की डेट में, वो हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के पता चलता है। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग मार्केट कैप होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी लाखों करोड़ों में मार्केट कैप होती है। जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं। और वहीं देखा जाए तो छोटी छोटी कंपनीज भी हैं जिनका मार्केट कैप 500-500 करोड़, हजार हजार करोड़ भी होता है। तो मार्केट कैप के बेसिस पे बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जो हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ शेयर्स विद द कंपनी शेयर प्राइस। इतना सिंपल है, इसको हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है कोई एबीसी करके, उसका शेयर प्राइस है इस समय 100 रुपये, और उसके टोटल शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं इस समय 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर उसके मार्केट में है। तो टोटल शेयर्स की प्राइस जो है उससे हम नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है? मतलब कि उसका मार्केट कैप जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये आ जाएगा 1 करोड़ रुपए। मतलब कि ये कंपनी 1 करोड़ की वैल्यू है इस कंपनी की। इतना सिंपल है मार्केट कैप को पता करना। मार्केट कैप को कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च किया कि टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, टॉप कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पे ये जो लिस्ट है यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मार्केट कैप है। ये आपको दिख रहा है मार्केट कैप। जैसे सबसे नंबर 1 कंपनी इंडिया की कौन है मार्केट कैप के हिसाब से, रिलायंस, जिसका मैंने आपको क्या बताया था, 2 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। ये करोड़ में है, इतना बड़ा अमाउंट जो आपको दिख रहा है ना, ये करोड़ में है। ठीक है? और इसको मैं थोड़ा पॉइंटर छोटा कर लेता हूँ। दूसरा एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक का 1.5 लाख करोड़ समथिंग है। फिर भारतीय एयरटेल है, फिर टीसीएस है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एलआईसी, एचयूएल, ये सारी कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से। नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे मार्केट कैप इसका कम होता जाएगा। तो आपको किसी भी कंपनी का जब आप इन्वेस्ट करें तो मार्केट कैप देख के आपको क्या पता लगेगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखो, हम अपनी स्लाइड में आते हैं कि यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि मार्केट कैप कैसे निकालते हैं। तो जो लार्ज कंपनीज होती हैं ना, बिग कंपनीज, स्टेबल कंपनीज, जो मोस्टली टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया जो है वो आप याद रखो, इंडिया की टॉप 100 कंपनी जो है उनको हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक्स भी इनको बोलते हैं। दूसरी हमारी मिड कैप कंपनीज, मिड कैप स्टॉक्स, जो 100 से लेके 250 तक होती हैं। ठीक है? और ये बिग और लेस रिस्की क्यों है? क्योंकि बहुत बड़े जाइंट है। आप खुद सोचो ना, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। तो जहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है और बहुत बड़ी जाइंट कंपनीज होती हैं,
तो वो जनरली सेफ मानी जाती हैं क्योंकि वो ओवरनाइट खत्म नहीं हो सकती हैं। क्योंकि उनको खत्म होने के लिए बहुत साल लगेंगे, या तो बहुत ही बड़ी कोई कोरोना जैसी स्थिति आ जाए कि एकदम ही मार्केट खत्म हो जाए, सारे लोग खत्म हो जाए, तभी वो कंपनी खत्म होगी। क्योंकि जब तक लोग हैं, जब तक उस कंपनी की सेल होती रहेगी और वो चलती रहेंगी वो कंपनीज़। इसलिए उनको लेस रिस्की और स्टेबल कंपनीज़ बताते हैं। दूसरी होती है हमारी मिड कैप कंपनीज़, जिसमें क्या होता है कि वो ग्रोइंग बिज़नेस होते हैं। मतलब कि अभी वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, वो चल रहे हैं, उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है उन बिज़नेसेस में, और हायर रिटर्न वो हमको दे सकते हैं क्योंकि अभी उनमें सैचुरेशन की लिमिट नहीं आई है। अभी कोई बंदा है, वो रिलायंस के लेवल तक पहुँचने में उसको बहुत समय लगेगा, और जब तक वो उस लेवल तक पहुँचेगा तब तक उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा उसकी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा रिटर्न वो दे सकेगा। ठीक है? तो वो हमारी जनरली आती हैं 101 से लेके 250, जो टॉप कंपनीज़ इंडिया की है ना, मतलब टॉप 100 के बाद नेक्स्ट 150 कंपनीज़ वो हमारी मिड कैप में आती हैं। फिर सबसे छोटी आती है हमारी स्मॉल कैप कंपनीज़, जो छोटी होती हैं, फास्ट ग्रोथ होती है उसमें, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और ये सूटेबल होती हैं ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड ट्रेड इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं ना मार्केट के, जिनको बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को बनते हुए और गिरते हुए देखा है, वो उन कंपनीज़ की परख रखते हैं। क्योंकि हर कंपनी जो होती है, जो कंपनियाँ छोटे से बड़ी गई हैं और छोटे से जो कंपनियाँ खत्म हो गई हैं, उनमें सेम एक उनके लक्षण होते हैं। कहते हैं ना कि इनके लक्षण हमें पता चल रहे हैं, इसके लक्षण। तो उनके जो लक्षण होते हैं ना, वो उन्हें पता होते हैं, जो बहुत सालों से मार्केट में है और उन्हें बहुत सारी कंपनीज़ को बनते और बिगड़ते देखा है। तो छोटी कंपनियाँ नो डाउट ग्रोथ बहुत ज़्यादा देती हैं। अब आप खुद सोचो ना, जो मार्केट कैप जिस कंपनी का 1000 करोड़ है, अगर वो खाली एक 10,000 करोड़ पे भी जाएगी ना, तो वो कंपनी का शेयर प्राइस 10 गुना हो जाएगा। और वहीं रिलायंस को 10 गुना होना आज के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा जायंट है, लेकिन वो सेफ है। स्मॉल कैप कंपनीज़ ग्रोथ बहुत ज़्यादा देंगी, लेकिन वो सेफ नहीं रहेंगी। तो हर जगह आपको कहीं न कहीं एडवांटेज है, कहीं न कहीं डिसएडवांटेज है, लेकिन याद आपको क्या रखना है, 3 तरह की कंपनीज़ होती हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब हम समझते हैं हमारे जो 2 मेजर इंडेक्स हैं, जिनको कहते हैं हम सेंसेक्स और निफ्टी, ये क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमको एक इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है? तो सेंसेक्स एंड निफ्टी आर टू मेन इंडेक्सेस दैट रिप्रेजेंट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, अगर आपको ये जानना है कि आज का दिन हमारी मार्केट में कैसा गुजरा, अच्छा था कि बुरा था, बुल्स मतलब कि तेजी थी कि मंदी थी कि एकदम फ्लैट रहा, तो उसका आइडिया लगेगा हमको सेंसेक्स और निफ्टी को देख के। ठीक है? सेंसेक्स में होते हैं टॉप 30 लार्जेस्ट कंपनी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी लिस्टेड ऑन बीएसई। सेंसेक्स हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप जो होंगी, जो मैंने पिछले वाली स्लाइड में आपको दिखाया था कि जो टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से, उनमें से जो टॉप 30 कंपनीज हैं, उनसे मिलके बनता है हमारा सेंसेक्स। और दूसरा टॉप 50 कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको कहते हैं हम निफ्टी। और वो टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है। सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए कि सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया और निफ्टी टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। और ये इंडिकेशन कैसे देते हैं पूरी मार्केट का, क्योंकि जो टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज हैं, वो इतनी बड़ी मार्केट कैप की है कि वो 80 टू 70% स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है वो इन कंपनीज के पास है। बाकी सारी छोटी-छोटी कंपनी हैं, 2000 करोड़ की, कोई 5000 करोड़ की, कोई 10,000 करोड़ की। तो इसीलिए कि इनका अगर मूवमेंट अच्छा रहेगा, तो हम ये समझेंगे कि पूरा स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट है हमारी, वो ठीक रहेगी और उससे हम एक अंदाज़ा लगा पाएँगे। ठीक है? If Sensex and Nifty are going up, it usually means most big companies are doing well and investors' confidence is high. मतलब कि अगर निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि जो मोस्ट बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की, वो बहुत अच्छा कर रही हैं और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं उनमें और बाइंग कर रहे हैं। और अगर निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जा रहे हैं, तो इट शो वीकनेस, फियर, नेगेटिव न्यूज़ अफेक्टिंग द मार्केट। उसी का उल्टा हो गया कि अगर मार्केट मतलब सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जा रहे हैं, तो मार्केट में फियर की सिचुएशन है, लोग डर रहे हैं खरीदने से
और उनको ये लग रहा है कहीं ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए वो अपनी पोजीशंस भी बेच रहे हैं और अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। सिंपल सा ईज़ी एक्सप्लेनेशन यही है इन दोनों इंडेक्स का। दीज़ इंडेक्सेस हैव हेल्प बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड वेदर द मार्केट ट्रेंड इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव विदाउट एनालाइजिंग एनी स्टॉक। किसी भी स्टॉक को देखने से अच्छा कि हर एक स्टॉक को देखना, क्योंकि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में मोर देन 2000-3000 कंपनी लिस्टेड है। तो सारी कंपनियों के स्टॉक ना देख के हम खाली इंडेक्स को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का जो हमारा मार्केट है वो किस तरीके से रहने वाला है और किस तरीके से आज ट्रेडिंग हुई है हमारे मार्केट में। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। अभी करंटली में हमारी मार्केट जो है वो ओपन है। तो अभी जो सेंसेक्स और निफ्टी हो रहे होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखें कि आप यहाँ पे नज़र डालें, निफ्टी आज हमारी ये देखिए 0.33% ऊपर गई है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट आज हमारी पॉजिटिव है और ये इतनी ज़्यादा भी ग्रोथ नहीं हुई है। तो हम ये देखेंगे कि ये कितना रहता है। अगर 0.5 से 0 से लेके 0.5 के बीच में रहता है पॉजिटिव में, तो हम ये मानेंगे कि मार्केट एक तरीके से साइडवेज ही है, कोई ज़्यादा इसमें मूवमेंट हुआ नहीं है। अगर यही 1.5-2% तक ऊपर जाए तो हम समझेंगे कि आज का जो मार्केट था हमारा वो पॉजिटिव रहा है। सिर्फ इतना सा आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी हो गया और फिर वही जो मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन शो करते हैं। दे रिप्रेजेंट इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी, दे मेक ट्रेंड रीडिंग वेरी इजी फॉर बिगिनर्स एंड मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आर लिंक्ड टू इंडेक्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड हो गए, ईटीएफ हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे इंडेक्सेस से लिंक रहते हैं। उनके बेसिस पे वो उनको मतलब कि जैसे म्यूचुअल फंड का आपको एग्जांपल दूँ, तो जैसे हमारा एक मिड कैप 150 करके एक इंडेक्स है, ठीक है? तो उसके बेसिस पे जो-जो म्यूचुअल फंड है वो उस इंडेक्स को कॉपी करेंगे। अगर इंडेक्स 1% ऊपर जाएगा, तो जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो भी 1% ऊपर जाएगा, क्योंकि जो हमारा इंडेक्स है उसको हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। या तो हम उसका ईटीएफ खरीदेंगे या उसके बेस पे जो म्यूचुअल फंड होंगे उसको खरीद सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स खाली एक जिसको क्या कहते हैं सूचकांक है। मतलब कि वो खाली एक स्टैटिक्स की तरह है, वो दिखता है बस खाली, उसको हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, उसको कोई भी ब्रोकर हमको खरीद के दे नहीं सकता है। तो इन इंडेक्स के बेसिस पे जो चीज़ें हैं जैसे ईटीएफ हो गई और म्यूचुअल फंड हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, ये सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं और इसको लोग खरीदते भी हैं। फिर इसके बाद ब्रोकर का आ गया कि व्हाट आर ब्रोकर्स एंड व्हाई वी नीड देम। तो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें ज़्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं। ब्रोकर्स ज़ीरोधा, एंजल वन और ये धन टाइप के जो ब्रोकर्स हैं, ये आपको मदद करते हैं बाय और सेल करने में स्टॉक में, ठीक है? और डायरेक्टली आप कोई बाय शेयर कर नहीं सकते विदाउट ब्रोकर के, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। और ब्रोकर प्रोवाइड टूल्स लाइक चार्ट, डाटा, अकाउंट सपोर्ट फॉर इन्वेस्टर्स। जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, खाली खरीदने और बेचने का नहीं। उसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, बहुत सारे आप चार्ट एनालिसिस कर सकोगे, उसमें तरह-तरह के इंडिकेटर्स लगा सकोगे और उन बेसिस पे आप अपनी रिसर्च कर सकते हो और फिर आप अपना ट्रेड ले सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। दे चार्ज अ स्मॉल फीस फॉर योर एवरी ट्रेड यू डू, ठीक है? तो जब आप खरीदोगे, बेचोगे शेयर को, तो वो एक छोटी-सी आपसे फीस चार्ज करेंगे और वो फीस बहुत छोटी होती है। पहले के समय में आज से 8 से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो ब्रोकर्स थे वो परसेंटेज के बेसिस पे चार्ज करते थे कि मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा या 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, तो कुछ परसेंटेज चार्ज करते थे, जैसे 0.005% या 0.02%, इस तरीके के उनके चार्जेस होते थे। तो वो क्या वेरी करते थे कि अगर मान के चलो आप बहुत बड़ी ट्रेड डाल रहे हो तो उनका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आ चुके हैं जो हमको एक फ्लैट फीस देते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द जो ब्रोकर्स हैं आज की डेट में, जैसे ज़ीरोधा हो गया, धन हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गए, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स क्या है आजकल एक फ्लैट फीस चार्ज करते हैं। कोई सा भी आप ट्रेड ले लो, 10 से 20 रुपए आपको पर ट्रेड कटेगा। भले ही आप चाहे 100 रुपए की ट्रेड लो, भले ही चाहे 100 करोड़ रुपए की ट्रेड लो, आपका 20 रुपए ही ब्रोकरेज कटेगा। एक फ्लैट ब्रोकरेज सिस्टम आज की डेट में चल रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंटली ट्रेड रहना पड़ता था
और उसकी वजह से ब्रोकरेज में बहुत ज़्यादा पैसा पहले जाता था। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से और इंटरनेट की वजह से ब्रोकर्स हमको बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू बाय योर फर्स्ट शेयर। अगर आपको ये नहीं पता है कि शेयर को कैसे खरीदना है, तो हम बताते हैं कि पहला शेयर आपको कैसे खरीदना है, ठीक है? लेकिन इससे पहले हम 2 चीज़ों को समझेंगे कि शेयर तो आपने खरीद लिया, लेकिन शेयर हम 2 तरीके से खरीद सकते हैं। एक होती है हमारी डिलीवरी और एक को कहते हैं हम इंट्राडे। डिलीवरी जो होती है, उसमें क्या होता है कि हम शेयर को खरीदते हैं और उसको होल्ड करते हैं। और इंट्राडे में क्या है कि शेयर को आज खरीदा और आज ही हमने उसको बेच दिया। सिर्फ़ इतना सा फ़र्क है डिलीवरी और इंट्राडे में। अगर आपने 1 दिन से भी ज़्यादा होल्ड कर लिया शेयर को, जैसे आज खरीदा, आज आपने नहीं बेचा, तो ऑटोमैटिकली जो ब्रोकर है, वो आपके शेयर को अपने अकाउंट में रखे रहेगा और उसको बेचेगा नहीं अपने आप। लेकिन वहीं इंट्राडे जो होता है, अगर आपने इंट्राडे ऑर्डर लगाया, तो वो शेयर जो है, जब मार्केट क्लोज़ होगी 3:30 बजे, तो ऑटोमैटिकली वहाँ से स्क्वायर अप हो जाएगा। तो इतना सा फ़र्क है इंट्राडे और डिलीवरी में, लेकिन फ़र्क ये है कि अलग-अलग चार्जेस लगते हैं। डिलीवरी में हमको जैसे ₹100 का कोई शेयर है, तो हमको ₹100 का ही मिलेगा, लेकिन इंट्राडे में अगर ₹100 का शेयर है, तो वो हमको ₹20 का मिल जाएगा, हमको लीवरेज मिलता है उसमें, ठीक है? लीवरेज मिलता है ब्रोकर के द्वारा। जो ब्रोकर होते हैं, वो अलग-अलग ब्रोकर अलग-अलग लीवरेज देते हैं, जिसमें हम एक शेयर को कम प्राइस में खरीद सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है, भले ही आपका उसमें प्रॉफ़िट हो रहा हो, भले ही उसमें आपका लॉस हो रहा हो, 3 बजे वो शेयर ऑटोमैटिकली बिक जाएगा। तो यही इसमें एक नुकसान है, लेकिन डिलीवरी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका आज आपने शेयर खरीदा ₹100 का, अगर वो 95 चला गया, 90 चला गया, नुकसान हो गया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप कल होल्ड कर सकते हो, 2 दिन होल्ड, 5 दिन, 100 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल होल्ड कर सकते हो। कोई आपका चार्ज नहीं कटेगा और आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका प्रॉफ़िट हो जाए, तब आप उसमें से निकल सकते हो। तो सिंपल एक एक्सप्लेनेशन समझते हैं। डिलीवरी मीन्स बाइंग अ स्टॉक एंड होल्डिंग इट फॉर मोर देन 1 डे। 1 दिन से ज़्यादा अगर आपने होल्ड कर लिया, तो वो आपकी डिलीवरी में चला जाएगा, ठीक है? दिस शेयर मूव टू योर डीमैट अकाउंट एंड बिकम योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएगा और वो आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ठीक है? इंट्राडे मीन्स बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक ऑन द सेम डे। अगर सेम डे अगर आप बाय और सेल करते हो, तो वो आता है हमारे इंट्राडे में। और मैंने आपको क्या बताया था कि इफ़ यू डोंट क्लोज योर ट्रेड योरसेल्फ, द सिस्टम ऑटो क्लोज इट। अगर आप खुद उसको नहीं बेचोगे, तो जो सिस्टम है, जो ब्रोकर है आपका, वो उसको ऑटोमेटिकली सेल कर देगा, जैसे ही मार्केट अपना डे खत्म होगा 3 बजे, ठीक है? डिलीवरी इन्वेस्टमेंट इज़ सेफर एंड रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर्स हैं, तो डिलीवरी जो इन्वेस्टमेंट है, वो सेफर होती है, क्योंकि इसमें आप शेयर को एज़ लॉन्ग एज़ यू वांट, जब तक होल्ड कर सकते हो बिना कोई प्रेशर के। अगर उसमें लॉस भी हो रहा होगा, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको आप होल्ड कर सकते हो। जैसे ही मार्केट की कंडीशन सुधरेगी, वो शेयर में थोड़ा उसके रिज़ल्ट अच्छे आएँगे या कुछ भी उसमें पॉज़िटिव होगा और उसकी प्राइस बढ़ेगा, तब आप उसको बेच सकते हो बिना कोई लॉस बुक करे। लेकिन इंट्राडे क्या है? इंट्राडे में आपको फ़ास्ट होना पड़ेगा, आज ही आज उसको निकलना पड़ेगा, कम से कम लॉस को लिमिट करना पड़ेगा, प्रॉफ़िट जितना हो उतना उसको बुक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं इंट्राडे में, इसीलिए उसको हम फ़ास्ट, रिस्की एंड नीड एन एक्सपीरियंस एंड डिसिप्लिन। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बहुत साल आपको हो चुके हैं, तो आप ये इंट्राडे कर सकते हो। बिगिनर्स शुड अनअवॉइड इट एंड अंडरस्टैंड अंटिल दे अंडरस्टैंड चार्ट एंड प्राइस मूवमेंट। जो बिगिनर होते हैं, उनको ये तक नहीं पता होता है कि चार्ट कैसे खुलता है, जो कैंडलस्टिक्स होती हैं वो क्या दर्शाती हैं, किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती है। तो इसीलिए इंट्राडे में वो लॉस ज़्यादा कर लेते हैं। इसीलिए बिगिनर्स को ये सलाह दी जाती है कि इंट्राडे से आप बिल्कुल दूर रहें, नहीं तो आप थोड़े ही दिन के मेहमान रह जाएंगे स्टॉक मार्केट में और आप यहाँ से लॉस लेके निकल जाएंगे और बाकी पूरी दुनिया में बोलते जाएंगे कि स्टॉक मार्केट एक बेकार जगह है, यहाँ पे पैसा डूब जाता है। तो पैसा डूबता नहीं है, सही तरीके से नॉलेज लेना पड़ेगी, सही तरीके से आपको सही ट्रेड्स लेना पड़ेंगी, तभी जाके आप शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएँगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। इसके बाद एक छोटा-सा कांसेप्ट आता है, व्हाट आर बुल्स एंड बियर्स? बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या होती है? आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पे और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ पे कि बुल्स अभी भारी हैं, बियर्स अभी भारी हैं। तो बुल मार्केट होती है प्राइस आर राइजिंग एंड इन्वेस्टर्स आर कॉन्फिडेंट, ठीक है? जैसे आपने हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, जिसको बिग बुल कहते थे, ठीक है? तो जब मार्केट में
स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं, इंडेक्सेस बढ़ते हैं, मार्केट बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि बुल मार्केट आ रही है। मतलब बुल मतलब बढ़ने वाली, ठीक है? और बियर मार्केट उसको कहा जाता है जब प्राइस फॉल हो रहे हैं और इन्वेस्टर के अंदर फ़ियर होता है, जिसको मार्केट क्रैश भी कहते हैं। एकदम से जब बहुत सारा डिप आ जाता है मार्केट में, तो हम ये कहते हैं कि बियर्स भारी हैं और मार्केट एक बियर फेज़ में चली गई है, ठीक है? बुल शो करते हैं ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ को, बियर शो करते हैं फ़ियर एंड कॉशंस को, ठीक है? यही 2 मोशंस हैं जो मार्केट को डेली मूवमेंट देते हैं। बिगिनर शुड स्टे काम ड्यूरिंग बियर फेज एंड अवॉइड पैनिक सेलिंग, एंड बियर मार्केट ऑफ्टन क्रिएट द बेस्ट लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब बियर मार्केट होती है तो जो शेयर्स होते हैं ना वो बहुत कम कीमत पे हमको मिलते हैं। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो यही सलाह दी जाती है कि तब खरीदना चाहिए जब मार्केट बहुत नीचे चल रही हो। जैसे कोविड-19 का समय था। कोविड में मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के जो शेयर हैं वो 30-30, 40-40% तक गिर गए थे। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे तो वो शेयर ने रिकवर भी किया और आज की डेट में 4 से 5 गुना हो चुके हैं, जो कोविड का फेज़ था आज से 5 या 6 साल पहले 2019 में। तो कहा ये जाता है कि बियर मार्केट से घबराना नहीं चाहिए। ये लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती है अपनी वेल्थ बनाने के लिए, और बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार करते हैं। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इंतज़ार ही इस बात का करते हैं, वो पैसे को एक्यूमुलेट करे जाते हैं कैश में, और जब सही अपॉर्च्युनिटी मिलती है, जब मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आ जाता है, तब वो उन शेयर्स को खरीदते हैं जो उनको बहुत सस्ते और अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के शेयर जो सस्ते मिलते हैं, उनको खरीदते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका हो। अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में यस ज़रूर लिख देना, ठीक है? इसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है? वॉल्यूम टेल्स यू हाउ मेनी शेयर्स वी बॉट एंड सोल्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि वॉल्यूम हमारा ये शो करता है कि आज उस पर्टिकुलर शेयर में कितनी बाइंग और सेलिंग हुई है। खाली इसी को दर्शाता है वॉल्यूम, मतलब कि कितने ज़्यादा उस शेयर के जो उस स्टॉक के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड किए गए हैं। हायर नंबर वॉल्यूम मीन्स मोर एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट इन द स्टॉक। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा किसी स्टॉक में, ये माना जाता है कि ये शेयर बहुत ज़्यादा हॉट है और मतलब लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसके शेयर में। हो सकता है उसमें कोई न्यूज़ आई हो सकता है उसने कंपनी ने कोई प्लानिंग करी हो, कोई अच्छा रिज़ल्ट आया हो, बहुत अच्छे प्रॉफ़िट शो किए हों, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन हम ये मानते हैं मोस्टली कि हायर वॉल्यूम मीन्स मोर एक्टिविटी और इंटरेस्ट इन दैट स्टॉक। व्हेन अ स्टॉक मूव्स अप विथ हाई वॉल्यूम द मूव इज़ कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल। जब स्टॉक का जो मूवमेंट है, जब प्राइस है, वो वॉल्यूम के साथ बढ़ता है, तो अब हम ये मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्या है, मतलब स्टॉक क्या है कि स्ट्रॉन्ग हो चुका है और रिलायबल है, आप उसमें एंटर कर सकते हो। इट शो मोर बायर एग्री विद द प्राइस डायरेक्शन। वो ये दिखाते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द बायर्स हैं, वो जैसे मान के चलो कोई स्टॉक है, वो ₹100 से लेके, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो कोई स्टॉक है, वो ₹100 का था, तो वो जैसे हमारी सवा 9 बजे मार्केट खुली, तो ₹100 का था, 10 बजे तक वो शेयर हो चुका है ₹105 का। फिर जैसे 2 बजे वो शेयर ₹110 का हो गया है, और जैसे 3 बज के साढ़े 3 बजे हमारी मार्केट क्लोज़ हुई, तो वो शेयर ₹125 पे क्लोज़ हुआ है। अब आप ये देखेंगे कि ₹100 से लेके वो पच ₹125 तक वो स्टॉक गया है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 से वो 105 गया, 105 से 110 गया, 105 110 से 125 गया। मतलब कि जो बायर्स हैं, वो उस शेयर में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। वो उस स्टॉक को ₹100 में भी खरीदने को रेडी हैं, कुछ लोग इसको 105 में भी खरीदने को रेडी हैं, 110 में भी खरीदने को रेडी हैं, 125 में भी खरीदने को रेडी हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो मूवमेंट है, ये एक हाई वॉल्यूम और हाई इंटरेस्ट वाली मूवमेंट है और लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण हो। फिर इसके बाद बताया गया है कि लो वॉल्यूम मीन्स फ्यूअर पीपल आर इंटरेस्टेड इन द स्टॉक। ठीक है? मतलब कुछ-कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम वॉल्यूम होती है, ढंग से बाय सेल भी नहीं हो पाता है। उसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो यही बोला जाता है कि जो लो वॉल्यूम स्टॉक है, उससे बिगिनर्स को दूर रहना चाहिए, और बिगिनर्स शुड ऑलवेज़ चेक वॉल्यूम बिफोर बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है? बाइंग करने से पहले और सेल करने से पहले बिगिनर्स को हमेशा वॉल्यूम चेक करना चाहिए स्टॉक का, क्योंकि कम वॉल्यूम रहेगा तो बेचने में भी कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। पता चला आप
स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है, कंटिन्यूअसली लॉस हुआ जा रहा है, आपने ऑर्डर डाला बेचने का, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है उस स्टॉक को, तो कैसे आपके जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? तो बिगिनर शुड ऑलवेज चेक वॉल्यूम बिफोर बाइंग एंड सेलिंग। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द रिस्क इन द स्टॉक मार्केट। तो रिस्क क्या-क्या होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, ये जान लेते हैं। रिस्क मीन द पॉसिबिलिटी दैट योर इन्वेस्टमेंट मे गो डाउन इन वैल्यू, ठीक है? एवरी स्टॉक कैन राइज एंड फॉल डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। रिस्क यही है कि जो आपने शेयर खरीदा है, वो नीचे भी जा सकता है। कोई ज़रूरी ये नहीं है कि वो शेयर आपका ऊपर ही जाए। कोई जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होप में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं कि हम उनने जो शेयर खरीदा वो तो बढ़ना ही बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है और यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो स्टॉक है, वो ज़ीरो भी हो सकती है। कुछ-कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं मार्केट में जो आज से 5-10 साल पहले काम करती थी, लेकिन आज की डेट में उनका ट्रेड ही अनलिस्ट हो गया है, वो चली गई हैं, स्टॉक मार्केट से उन्हें बैन कर दिया गया है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घोटाले हो गए थे या कोई भी स्कैम हो गया था, कुछ भी हो गया था। लेकिन हमको ये जानना है एज़ अ बिगिनर कि स्टॉक मार्केट में कंपनी ज़ीरो भी हो सकती हैं, तो उस हिसाब से हमको तैयारी रहना है। उस हिसाब से हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट को पुख्ता करना है। श शॉर्ट टर्म रिस्क इज़ हायर बिकॉज़ प्राइस मूव रैपिडली। बिगिनर ऑफ्टन स्कैर्ड ड्यू टू क्विक अप एंड डाउन। जो शॉर्ट टर्म रिस्क होते हैं ना, जैसे मान के चलो आपने कोई एक शेयर खरीदा आज ₹100 का, तो वो ₹100 का जो शेयर है, जब मार्केट कंटिन्यू चलती रहती है ना, तो उसमें बहुत सारे मूवमेंट आते हैं। कभी वो ₹100 का शेयर 105 तक जाएगा, फिर वो 90 तक चला जाएगा, फिर 100 तक आ जाएगा, फिर 98 चला जाएगा, फिर 110 तक चला जाएगा। इस तरीके से ज़िगज़ैग मूवमेंट में जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है मार्केट में, तो बिगिनर्स क्या है कि डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये बढ़ रहा है, अब ये घट रहा है, तो इससे डरना नहीं है। शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट होती है उससे बिल्कुल नहीं डरना है। और लॉन्ग टर्म रिस्क इज़ लोअर व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्ट्रॉन्ग कंपनीज़। और जब आप, मैंने पहले बताया था, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ होती हैं उसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म रिस्क है आपका वो कम हो जाता है। जैसे कि अ, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्टॉक है, वो आप देखोगे कि करीब 70 से 80% जो हमारी एफएमसीजी मार्केट है इंडिया की, जिसमें से चाय की पत्ती हो गई, बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गए, साबुन हो गए, डिटर्जेंट हो गए, वो हमारे हिंदुस्तान यूनिलीवर बना रहा है। तो उसके इतने बड़े-बड़े ब्रांड हैं और इतनी पुरानी कंपनी है वो, जैसे टाइड हो गया, ये भी शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, और एरियल हो गया, आई थिंक सो ये भी है। और साबुन हो गया, ऐसे लक्स हो गया, ये सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं। तो ये सारा जो ब्रांड है वो एकदम से ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करके अपना लॉन्ग टर्म जो रिस्क है उसको लोअर कर सकते हो। खाली मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। रिस्क लोज़ रिड्यूस Risk reduces with knowledge, patience, and choosing the right stock. Blindly following tips and rumors increase the risk the most. कुछ लोग क्या होते हैं कि टेलीग्राम पे और न्यूज़ पे जो एंकर्स बैठे रहते हैं, वो ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना कोई अपनी पुख्ता एनालिसिस किए हुए। तो वहाँ पे जो रिस्क के चांसेस है ना, वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उस स्टॉक पे आपका तो भरोसा है नहीं है, किसी दूसरे के कहने पे आपने बाय कर लिया। आपने खुद उसकी रिसर्च नहीं करी, आपने खुद पता नहीं किया कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कितना कर्ज़ा है कंपनी के ऊपर और किस तरीके से करंट में उसका बिज़नेस कैसे चेंज हो रहा है। क्या वो एक ऐसी कंपनी है जो बहुत पुराने मॉडल से काम कर रही है और आज एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उस चीज़ में वो पीछे रह सकती है फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें हमको जब तक हम खुद पता नहीं करेंगे, तब तक हमको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और रिस्क और लॉस के चांस हमारे ज़्यादा हो जाएँगे। इसके बाद हम जान लेते हैं व्हाट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। आपने सुना होगा डाइवर्सिफिकेशन, वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इफ बास्केट फॉल्स ऑल एग्स आर ब्रोकन। मतलब कि वॉरेन बफेट जी ये कहते हैं कि कभी भी अपने सारे अंडों को वो स्टॉक के उसमें बोलते हैं कि सारे स्टॉक्स को आप एक ही उसमें ना रखें, एक ही सेक्टर के स्टॉक या फिर एक ही तरीके के स्टॉक। तो डाइवर्सिफिकेशन हमको करना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स स्प्रेडिंग योर मनी अक्रॉस डिफरेंट स्टॉक और सेक्टर। कुछ लोग होते हैं, क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो खाली 1 या 2 कंपनी उठाते हैं और उसमें पूरा पैसा लगा देते हैं। तो उसमें चांसेस क्या है
कि अगर वही एक कंपनी अगर बहुत कम परफॉर्म करी या फिर वो आगे चल के बंद हो गई या फिर उसका बिजनेस अफेक्ट हो गया, लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका सिग्निफिकेंट लॉस हो जाएगा। मतलब कि आपको रिकवर के चांस बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही सेक्टर में पैसा लगा देते हैं। जैसे मान के चलो आईटी सेक्टर हो गया, तो आईटी सेक्टर में ही उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया। 8-10 स्टॉक आईटी सेक्टर के खरीद लिए, तो कभी-कभी क्या होता है कि पूरा-पूरा सेक्टर एक बियर फेस में जाता है और बहुत सालों तक वो उभर नहीं पाता है। जैसे कि आईटी सेक्टर की ही बात करें तो आईटी सेक्टर बहुत बियर फेस में चल रहा था 2017 के बाद, अभी जाके उसमें थोड़ी बहुत मोमेंटम आना स्टार्ट हुई है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि समय के साथ-साथ कुछ-कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अच्छे परफ़ॉर्म करते हैं और कुछ-कुछ कभी परफ़ॉर्म करते हैं, कभी साइक्लिक सेक्टर भी होते हैं। मतलब कि कुछ सेक्टर हैं जो उनकी साइकिल्स आती हैं, हर 10-15 साल की साइकिल आती है, जैसे कि हमारी स्टील कंपनीज़ हो गई। स्टील कंपनीज़ आप ग्राफ देखोगे ना तो ऐसा रहेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा-थोड़ा चलेगा, फिर ऐसे उठेगा, फिर नीचे जाएगा। इसी तरीके से वो काम करती हैं क्योंकि उनका बिज़नेस का जो नेचर है वो इसी तरीके का है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें अपना पैसा बचाना है, तो हमको डाइवर्सिफ़िकेशन करना पड़ेगा, अपने मनी को अलग-अलग सेक्टर में लगाना पड़ेगा, अलग-अलग स्टॉक में लगाना पड़ेगा, ताकि एक स्टॉक अगर गिर जाए, तो अदर स्टॉक उसके बैलेंस कर दे। कोई एक स्टॉक है, उससे अगर आपको लॉस हो रहा हो, तो आपके बाकी जो स्टॉक हैं, वो उसको बैलेंस आउट कर दें और आपको प्रॉफ़िट भी देके जाएँ एट द एंड। दिस कीप योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सेफर। ठीक है? तो गुड डाइवर्सिफिकेशन मीन्स इंक्लूड कंपनी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स लाइक आईटी सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, एफएमसीजी, ठीक है? ईच सेक्टर परफॉर्म डिफरेंटली इन डिफरेंट मार्केट कंडीशन। मैंने क्या बताया था आपको कि हर सेक्टर अलग-अलग मार्केट कंडीशन में अलग-अलग तरीके से परफॉर्म करता है। जैसे अभी बीच में आईटी बूम आया था, ठीक है? 2010 से लेके 2017 के बीच में, तो आप देखेंगे कि जो आईटी कंपनीज़ है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बाकी सारे सेक्टर्स को पीछे छोड़ दिया था और उस समय जिन्होंने आईटी कंपनी में पैसा लगाया था, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा आज की डेट में कमा चुके हैं। तो बिगिनर्स शुड अवॉइड पुटिंग ऑल योर मनी इन वन स्टॉक एंड डाइवर्स पोर्टफोलियो ग्रो मोर स्टेडीली ओवर टाइम। और डाइवर्स पोर्टफोलियो का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं और आपको स्टॉक चूज़ करना नहीं आता है, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, वो यही काम करते हैं, आपका डाइवर्सिफ़िकेशन करके चलते हैं। अगर आप कोई से भी म्यूचुअल फंड को उठा के देखेंगे, अगर उन्होंने 40-50 स्टॉक अगर बाय करके रखे हैं, तो सारे एक ही स्टॉक, एक ही सेक्टर के नहीं होते हैं। उसमें वो बैंकिंग सेक्टर भी रखते हैं, आईटी सेक्टर भी रखते हैं, फार्मा सेक्टर भी रखते हैं, ठीक है? सीमेंट सेक्टर भी, टायर-मायर, ऑटोमोबाइल सब चीज़ें वो रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौन-सा सेक्टर कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी में भी, तो बाकी जो लोग हैं वो उनको बचा लेंगे। तो लेकिन क्या करते हैं, वो इक्वल पैसा नहीं लगाते हैं। जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, वो डाइवर्सिफ़िकेशन तो करता है। सब जगह अपने-अपने पैसे को डाइवर्सिफ़ाई करता है, लेकिन इक्वली तरीके से डाइवर्सिफ़ाई नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी किस चीज़ का ट्रेंड है, अभी कौन-सा सेक्टर हॉट है, तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसकी उसमें रहती है, 50 टू 60% और बाकी जो 40% इन्वेस्टमेंट है, वो उसको सेफ़र साइड में लगाता है, जो सेफ सेक्टर होते हैं। इसी तरीके से डाइवर्सिफ़िकेशन काम करती है, जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएँगे, आप इसको बहुत ईज़ी तरीके से समझ सकते हैं। तो एज़ अ बिगिनर अभी आपको ये समझना है कि हमको डाइवर्सिफ़िकेशन करके चलना है और बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं, तो स्टॉक ना खरीद के म्यूचुअल फंड की तरफ आप जा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। बिगिनर्स एक्सप्लेनेशन। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, आपने सुना होगा, ठीक है? तो मैं आपको इसमें क्लियर तरीके से और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज में समझाऊँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस मीन स्टडी अ कंपनीज़ बिज़नेस प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब कि कंपनी के जो बुक्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स होते हैं, उसके एनालिसिस को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनकी कंपनी के जो डेप्थ होता है, मतलब कि उन्होंने क्या कर्ज़ा लेके रखा है, कितना उनका रेवेन्यू आया है, कितनी सेल्स आई है, कितने उन्होंने प्रॉफ़िट जनरेट किए हैं, कहाँ-कहाँ पैसा उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, कहाँ-कहाँ पैसा लगाया है, सैलरीज़ में कितना पैसा दिया है और उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है, उसकी स्टडी करना, ये सारी चीज़ें हमारी फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं। और जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर होते हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में हमारी बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है, 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल में मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं,
टेक्निकल एनालिसिस होता है हमारा प्राइस मूवमेंट के ज़्यादा, मतलब कि प्राइस को जज करना और जो चार्ट्स वगैरह हैं उसको रीड करना, वो आता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस में। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है जब आप अ, ट्रेड लेते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज से 5 से 10 साल का अगर आप स्कोप लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मोस्टली फंडामेंटल एनालिसिस पे ही ज़्यादा ज़ोर देते हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाई गुड लॉन्ग टर्म कंपनीज। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल यूजुअली लीड टू स्टेबल एंड स्टडी रिटर्न्स। जो लॉन्ग टर्म कंपनीज होती हैं, जो बहुत लंबे समय तक जिनका बिजनेस चलेगा, वो हमको कैसे पता चलेगा? उनके फंडामेंटल एनालिसिस करके। किस तरीके से वो कंपनी साल भर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ाती जा रही है, अपने सेल्स को बढ़ाती जा रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे जा रही है। ये सारी चीज़ें हमको फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है। ये तो हम खाली शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस पे 4 से 5 घंटे का, 10 घंटे का भी वीडियो बन सकता है। इतना बड़ा और इतना बहुत स्कोप वाला ये टॉपिक है। तो आज हम खाली बस ये जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, और बिगिनर शुड लर्न फंडामेंटल एनालिसिस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। इट हेल्प अवॉइड वीक एंड रिस्की कंपनी दैट में फॉल ओवर टाइम। तो जो बिगिनर्स होती है, उनको यही सलाह दी जाती है कि बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं कंपनी के, जैसे पीई रेशियो हो गया, बुक रेशियो हो गया, ठीक है? उसका मार्केट कैप हो गया, आरओसी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कितना है, मतलब कि उसने कंपनी ने कितना पैसा वो लगा रही है और कितना वो रिटर्न जनरेट कर रही है मार्केट से अपने बिज़नेस के थ्रू। ये 4-5 जो चीज़ें हैं बेसिक, वो तो कम से कम जान ही लें, कोई से भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा है टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेक्निकल एनालिसिस होता है स्टडिंग द स्टॉक चार्ट टू अंडरस्टैंड प्राइस एंड मूवमेंट। कि चार्ट को कैसे अंडरस्टैंड करना है और प्राइस कैसे मूव कर रहा है और कहाँ-कहाँ बायर्स और सेलर्स एक्टिवेट हैं, ये सारी चीज़ें हमको मिलती है टेक्निकल एनालिसिस में। और टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत वाइड कंसेप्ट है, इस पे भी आराम से 4 से 5 घंटे का लेक्चर बन सकता है, और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते ये टॉपिक्स। क्योंकि बहुत वाइड चीज़ें हैं, जब भी आप कुछ सीखोगे तो आपको कुछ नई चीज़ें और पता चलेंगी, और ये टॉपिक्स आप ज़िंदगी भर अगर आप सीखेंगे तो भी कम है। कोई इस चीज़ में आज तक मास्टर नहीं हो पाया है, क्योंकि नई-नई चीज़ें, नए-नए इंडिकेटर्स आते रहते हैं और नए-नए पैटर्न्स हमको सीखने को मिलते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है एक पैटर्न का गेम है, हर पैटर्न को दोहराती है, हर स्टॉक हर पैटर्न को दोहराता है, और ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस पे एक फुल लेंथ वीडियो बनाई जाए 3 से 4 घंटे की, बिगिनर फ्रेंडली, बिगिनर टू एडवांस, तो कमेंट में टेक्निकल एनालिसिस लिख दें, मैं उस पे एक बना दूंगा, ठीक है? इट फोकस ऑन प्राइस, वॉल्यूम, ट्रेंड इंस्टेड ऑफ कंपनी फंडामेंटल्स। जैसा कि मैंने बताया था, टेक्निकल एनालिसिस प्राइस पे, वॉल्यूम पे और ट्रेंड पे बेस्ड होता है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करता है, ना कि कंपनी के फंडामेंटल्स। और लेकिन ये कब आपको यूज़ होता है? दिस इज़ यूज़ फॉर द टाइमिंग फॉर योर बाय एंड सेल डिसीज़न। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है? जैसे शॉर्ट टर्म अगर आपको ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है और स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो टेक्निकल एनालिसिस में हमको कुछ पॉइंट्स पता चलते हैं कि कहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, कहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, जो कि फंडामेंटल पढ़ के हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप बस ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस हमको कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है, बिजनेस उसका क्या है, किस तरीके से वो ग्रोथ कर रही है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमको एंट्री देने में मदद करता है, क्योंकि कंपनी तो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि हमको ये फलाना कंपनी खरीदनी है, लेकिन उसमें हम स्टॉक कब खरीदें, उसके स्टॉक्स में हम पोजीशन कब बनाएं, वो चीज़ हमको टेक्निकल एनालिसिस बताती है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को साइमल्टेनियसली हमको एक स्टॉक में अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमको बेस्ट सिनेरियो पता चलता है कि वो कंपनी कैसी है और हमें कब उस कंपनी के शेयर खरीदना या बेचना चाहिए। इतना आप समझ लीजिए, एकदम बेसिक लैंग्वेज में है, इससे ईज़ी कोई नहीं समझा सकता आपको। टेक्निकल एनालिसिस हेल्प प्रेडिक्ट शॉर्ट टर्म बिहेवियर बेस्ड ऑन पास्ट मूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो शॉर्ट टर्म बिहेवियर है, जैसे कि आपको ये पता करना हो कि पिछले 1 घंटे में स्टॉक में क्या हुआ, वो तक आप टेक्निकल एनालिसिस से पता कर सकते हो। पिछले 5 मिनट में क्या हुआ, ये भी आप पता कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने चार्ट पे जब वीडियो बनाऊँगा, तो
कोई कंपनी का चार्ट हम उठाएँगे और वहाँ पे उसको कैंडल बाय कैंडल हम समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस को क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। तो अभी आप खाली बस ये समझिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फंडामेंटल और टेक्निकल, और क्या-क्या चीज़ें हमको देखनी है स्टार्टिंग में एकदम। तो बिगिनर शुड लर्न बेसिक फर्स्ट बिफोर जंपिंग इंटू एडवांस टूल। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएँगे जो आपके लिए बहुत ईज़ी कर देंगे आपके एनालिसिस को। लेकिन वो इंडिकेटर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये बताया गया है कि बिगिनर शुड लर्न बेसिक। हमको बेसिक चीज़ें आना चाहिए कि कैंडलस्टिक क्या होती है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, और किस तरीके से बायर्स कहाँ पर एक्टिव है, सेलर्स कहाँ पे एक्टिव है, बुलिश कैंडल कौन-सी है, बेयरिश कैंडल कौन-सी है, ये सारी चीज़ें पहले पता होना चाहिए, ना कि आप सीधे इंडिकेटर्स पे जंप कर जाएँ और वहाँ उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेने चलें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं कि बेसिक नहीं जानते हैं बिल्कुल भी, और वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब के कि ये फलाना इंडिकेटर है, ये बहुत अच्छे आपको प्रॉफ़िट देगा, ये देगा, और वो सीधे उस पे बिना कोई रिसर्च किए, बिना कुछ जानकारी के सीधे उस इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बहुत भयंकर अपना लॉक करा लेते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जानना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं फाइनल स्टेप पे अपने, हम अपने वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ कर रहे हैं कि फाइनल स्टेप क्या है? कोई भी बिगिनर को इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जान लेना है बिफोर बाइंग योर फर्स्ट स्टॉक। और कंपनीज और चार्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, और कोई चीज़ आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी जब तक आप किसी कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल को ना जानना स्टार्ट कर दें। ठीक है, दूसरा, स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट एंड प्रैक्टिस बाइंग एंड होल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंपनीज, बिकॉज इन एक्सपीरियंस मैटर मोर देन एनी अमाउंट ऑफ मनी यू इन्वेस्ट। तो ये कहा गया है कि छोटी-छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करें, छोटे-छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें। 1 लाख रुपए भी अगर किसी आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट पे, तो 5,000 रुपए का आप कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके उसमें खरीदें और उसको 1 आध हफ्ते होल्ड करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये मार्केट वर्क करती है। क्योंकि पता चला कि कुछ कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आपने ऐसे फेज़ पे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया कि उसी दिन से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर जाए। तब आप अगर आप 1 लाख रुपए पूरा लगाएँगे, तो 2-3 दिन, 4-5 दिन में आपको 10 से 15,000 का लॉस अगर दिख गया, तो आप वहीं घबरा जाएँगे और वहीं से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बंद कर देंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमेशा छोटा अमाउंट लगाओ और देखो, लगा के मार्केट में थोड़ा वेट करो, 10 से 15 दिन, 1 महीना वेट करके देखो और देखो किस तरीके से उसने परफ़ॉर्म किया है। और अगर आपको ऐसे ही अगर आप 3-4 महीने करेंगे, अलग-अलग कंपनी में थोड़ा-थोड़ा अमाउंट लगा के, तो आपको एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आप बड़ा अमाउंट भी उसमें लगा सकेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे वर्क करती है, किस तरीके से उसमें मूवमेंट आते हैं, किस तरीके से डेली आपको प्रॉफिट एंड लॉस उसमें शो होगा। तीसरा है हमारा फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फर्स्ट, देन स्लोली एक्सप्लोर चार्ट ट्रेडिंग। सबसे पहला फोकस हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या करते हैं, बिगिनर्स को बहुत जल्दी पैसा कमाना है, इतना ज़्यादा वेट करना ही नहीं उन्हें। अगर उनको 1 या 2 साल का बोलो तो वो कहते हैं भाई साहब 1 या 2 साल, हमको तो 1 या 2 महीने में या 1 हफ्ते में हमको पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से। इतना जल्दबाज़ी दिखाते हैं और इसी वजह से 90% जो बिगिनर्स हैं वो लॉस कर जाते हैं। स्टॉक मार्केट कोई स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है, बहुत लंबी मैराथन है। कुछ लोग हैं जिन्होंने रियल में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है ना, वो 30-30, 40-40 साल तक वेट किया है, 20-20 साल तक एक-एक स्टॉक को होल्ड किया, तब जाके आज वो इतना रिच बने हैं। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, स्टॉक मार्केट जगह ही ऐसी है जहाँ पे आपको पेशेंस के साथ काम करना है। जल्दबाजी में अगर काम करना है तो आप कुछ और चीज़ को ट्राई कर सकते हो, किसी और चीज़ में जा सकते हो। स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, अगर आप 1 या 2 महीने का माइंडसेट लेके अगर यहाँ पे आए हो तो। तो इसमें क्या है कि पैसा तो आप कमा लोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई। उसमें आप 1 दिन में 1 लाख से 2 लाख कमा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। उसमें आपको लॉन्ग टर्म में लॉसेस मिल जाएँगे और फिर आप गालियाँ दोगे स्टॉक मार्केट को और फिर यहाँ से चले जाओगे और बाकी लोगों को भी भड़का दोगे। यही हुआ था 2008 में, यही हुआ था जब हर्षद मेहता का स्कैम आया था। लोगों ने कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ थी नहीं मार्केट की, ना कोई कंपनीज़ के बारे में जाना था, पढ़ा था। बस ये देखा था न्यूज़ में ये कंपनी जा रही है, ये कंपनी इतनी हो गई, लगा दिया आँख बंद करके पैसा। कुछ लोगों ने सालों तक बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर जब क्रैश आया, तब सबको असलियत पता चल गई क्या थी।
तो इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, अच्छी कंपनीज़ में लगाओ, खुद की रिसर्च करो। ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? हमारी क्या ज़रूरत थी हमें ये वीडियो बनाने की? वीडियो बनाने की ज़रूरत ये है ताकि आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाओ, जो बेसिक कंसेप्ट है उनको सीख पाओ। ना कि आप करना तो आप क्या कर सकते हो, टीवी खोलो, कोई ना कोई एंकर बैठा होगा, कोई ना कोई स्टॉक की बात चल रही होगी, कह रहा होगा ये कंपनी अच्छी है, इसमें ऐसा है, फ्यूचर में ये हो सकता है, लगा दो उसमें, खरीद लो, पैसा जाके जाओ। तो वो चीज़ में क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि जब भी वो प्राइस नीचे जाएगा आपको शक होने लगेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से अपनी रिसर्च से उस कंपनी में पैसा लगाएँगे, तो अगर वो शेयर नीचे भी जाएगा ना, तो आपको पता रहेगा कि ये कंपनी नीचे जा रही है, लेकिन इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, इसका बिज़नेस इतना बड़ा है, इतने बड़े-बड़े इसके ब्रांड्स हैं कि ये कभी भी इतना ज़्यादा नीचे लॉस में तो नहीं जाएगी, फिर से रिकवर करेगी। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा आपको जब आप कंपनी के बारे में जानेंगे और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को अपना बेस बनाएँगे, ठीक है? तो लास्ट में यही कहा है कि स्टे पेशेंट, अवॉइड इमोशनल डिसीजन एंड कीप लर्निंग डेली। स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड डिसिप्लिन, नॉलेज एंड कंसिस्टेंसी। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप आँख बंद करके आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। छोटे-छोटे अमाउंट से उसकी एसआईपी करें या लमसम भी लगा सकते हैं, थोड़ा छोटा-छोटा अमाउंट, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बने। स्टॉक डायरेक्ट खरीदना एक रिस्की ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। तो पेशेंस रहे, डेली सीखने पे फ़ोकस करें और इमोशनल डिसीज़न से बचें, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग इमोशनली होके बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अपने फ्रेंड्स की सुन के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पता चला उनका फ्रेंड है, कोई वो ट्रेडर है, उसको तो एक्सपीरियंस है, वो तो सालों से कर रहा है काम, लेकिन आपने उसकी देखा-देखी कि वो इतना कमा रहा है, वो ऐसी पोज़ीशन ले रहा है, तो उसको देखा-देखी आपने भी उससे पूछने लगे, वो बताने लगा कि ठीक है, मैं ये खरीद रहा हूँ, तुम खरीद लो। लेकिन उसको पता है कि कहाँ निकलना है और 1-1 सेकंड की बात होती है। 1 सेकंड वेट किया तो पूरा प्रॉफ़िट आपका चला जाएगा। तो उसको पता है वो सही टाइम पे निकल जाएगा, अपना प्रॉफ़िट कमा लेगा, लेकिन आप थोड़ा-सा डिले की वजह से लॉस कर बैठेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि इमोशनल डिसीज़न से बचना है, डेली सीखने पे फ़ोकस करना है और पेशेंस के साथ काम लेना है। तो इसी तरीके की अगर आपको और वीडियोज़ जानना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो हमारी पहली वीडियो थी और पहले ही में हमने एक अल्टीमेट लेक्चर बनाया है। तो आने वाले समय में बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी आप जॉइन करें। जो पूरी प्रेज़ेंटेशन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।